Hello and welcome to my channel. My dear students and my channel viewers, first of all, I just want to thank you all for watching my videos. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ये जो वीडियोस हैं उनसे काफ़ी लोगों को मदद मिल रहा है। मैं काफ़ी सारे कमेंट्स देखता हूँ, काफ़ी सारे फीडबैक देखता हूँ कि हाँ मुझे क्वेरीज आ रहे हैं, कंसर्न्स हो रहे हैं या फिर मुझे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले सारी उस जनता को, सारे मेरे स्टूडेंट्स को, सारे मेरे चैनल व्यूअर्स को एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो कि इस माध्यम से मैं किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ। बात करते हैं कि इस आज के वीडियो के बारे में। तो ये NISM 5A का चैप्टर 3 का वीडियो है, जिसमें जो टॉपिक है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आपको स्क्रीन से समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये चैनल सिर्फ NISM के लिए नहीं है। इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, ये बहुत सारी चीजें जो आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को एनहांस करने के लिए काम आएगी। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि लोगों का नॉलेज बढ़े। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही क्रिटिकल बोला जाए कि क्रिटिकल चीजें होती हैं जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है। उन चीजों को मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे इस जो एग्जाम्स हैं जिसका नाम है NSM 5A चैप्टर, एट अ ग्लांस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखिए, चैप्टर्स आपको जानना बहुत जरूरी है। और आज के जो इस वीडियो के टॉपिक के लिए अगर बात करूं तो चैप्टर 3 जो है, जो कि आपको लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, इसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। अब ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है? देखिए, NSM 5A में 12 चैप्टर्स हैं। 12 के 12 चैप्टर्स ही काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर एग्जाम्स दे रहे हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को भी पढ़िए, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ घुमा के आ जाएगा वो पता नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखो नाम से पता चला होगा इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप या कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। इन इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और लिंक में आपको ये सब सारा शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, आप इस प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है, देखिए, लीगल स्ट्रक्चर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब इसमें क्या है, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। देखिए कि मैं अगर अभी अगर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, फिर वन बाय वन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चैप्टर क्या रिलेटेड है। देखिए, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसमें ये तीन टायर्ड है। तीन टायर्ड मतलब तीन इसके लेयर्स हैं। इसमें तीन लेयर्स में आप जैसे फर्स्ट लेयर जिसका है स्पॉन्सरर है, सेकंड है आपका ट्रस्ट, एंड उसके बाद है ट्रस्टी। और जो थर्ड जो लेयर है उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMCs बोलते हैं। तो ये तीनों का एक मिश्रण है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि लीगल एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, और इनका क्या क्या काम है, वो कैसे इनका इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना रोल निभाते हैं, या फिर क्या इनकी फंक्शनैलिटीज है, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट का क्या रोल है उनके काम को लेकर, और आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारा का सारा इस चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनमें आपके कस्टोडियन कौन है, रजिस्ट्रार एजेंट्स कौन होते हैं, ब्रोकर कौन है, आपके इंटरमीडिएट कितने हैं। तो ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि ये जो चैप्टर है लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको बहुत सारा समझ आएगा कि हाँ इस चैप्टर को रिलेटेड किस तरह के मॉक टेस्ट आपको, या किस तरह के MCQs क्वेश्चन, या किस तरह का क्वेश्चनर आपको आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? Trustees of mutual fund can be also appointed as a trustee of another mutual fund। अब इसमें बोल रहा है कि
जो ट्रस्टीज होते हैं म्यूचुअल फंड में, ये क्या दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी अपॉइंट किए जा सकते हैं? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है ये पूछ रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप ट्रू बोलिए या फॉल्स बोलिए, या फिर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर क्या है। इसका देखिए सही आंसर है फॉल्स। तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। देखिए जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, देखिए एक अगर म्यूचुअल फंड के एक इसमें ट्रस्टी अगर बना दूसरे में अलाउड नहीं है, ये एज पर सेबी इंस्ट्रक्शन है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड सवाल जो पूछ रहा है, हु हैज द बेसिक रोल इन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड जो कोई स्कीम होती है उसमें अपना पैसा लगाते हैं, उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। उनका बेसिक रोल प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट कौन करता है, या कौन उनको माने संभाल के रखता है, या ताकि उनका कोई नुकसान हो जाए। ये क्या आंसर होगा बताइए। चार ऑप्शंस आपके पास है, ट्रस्टीज, एएमसी, स्पॉन्सर्स एंड फंड मैनेजर्स। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रस्टीज। सो ट्रस्टी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 सवाल देखिए क्या है, हु अपॉइंट स्कीम ऑडिटर्स, मतलब किनकी क्षमता से या किनके आदेश से स्कीम के जो ऑडिटर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। अब इसमें अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बताइए क्या होगा। ट्रस्टीज, एएमसी, स्पॉन्सर या आरटीए। करेक्ट आंसर इज ट्रस्टीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गए, ट्रस्टीज हो गए। हु अपॉइंट, तो इनको स्कीम ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रस्टीज है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन के पैटर्न से समझ में आ रहा होगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी का क्वेश्चन का हो सकता है स्टेटमेंट में दे दे, इसी का क्वेश्चन हो सकता है आपको ट्रू फॉल्स पे दे दे, या फिर ऑप्शंस पे दे दे। तो स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करने के लिए आया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, इन्वेस्टर नीड नॉट go through the process of KYC every time once they are registered with KRA and obtain a letter of from KRA, mention this statement true or false। देखिए ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आजकल बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस यहाँ पे डाला है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज यस, ट्रू। तो इन्वेस्टर डिड नॉट गो थ्रू, इनमें क्या पूछ रहा है, डिड नॉट गो थ्रू द प्रोसेस, ये क्या सही है स्टेटमेंट? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सवाल का उत्तर आप बिल्कुल दे पाएंगे। क्या सवाल पूछ रहा है, नंबर 5 क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, पूल ऑफ मनी, शेयर मार्केट है, मनी मार्केट है, या नन ऑफ दिस में से कुछ नहीं है, या कोई भी नहीं है। क्या होगा सवाल, इसका सवाल का उत्तर क्या होगा बताइए। आंसर विल बी पूल ऑफ मनी। म्यूचुअल फंड हम जानते हैं एक पूल ऑफ मनी है, राइट। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है और वहां से एक मनी जनरेट और सारे को इनकम भी मिलता है। जो पैसा लगाते हैं उसके साथ उनको सारी इनकम भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में कौन सा एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से समझिए, देखिए विच इज नॉट एन एडवांटेज क्या होगा, देखिए चॉइस ऑफ ओवरलोड, अफोर्डेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। द करेक्ट आंसर इज यस, चॉइस ऑफ ओवरलोड। चॉइस ऑफ ओवरलोड इज द करेक्ट आंसर, ये इसका एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इज इन द फॉर्म ऑफ, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कमीशन होती है म्यूचुअल फंड में वो कैसे दिया जाता है, डायरेक्ट कमीशन, ट्रायल कमीशन होती है, इनडायरेक्ट कमीशन होता है, या फिर नन ऑफ दिस। क्या सही आंसर होगा बताइए। द सही आंसर इसका होगा ट्रायल कमीशन। इसको ट्रायल कमीशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। इन म्यूचुअल फंड ट्रस्ट डीड्स आर एक्सिक्यूटेड बिटवीन ट्रस्ट एंड डैश। अब ये पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट डीड
एक्सिक्यूट जो की जाती है ये किन के द्वारा की जाती है? ट्रस्ट तो होता है और दूसरे और कौन होते हैं? कौन सा उत्तर का सही होगा बताइए? स्पॉन्सर्स। इसमें जान लीजिए इसका करेक्ट आंसर है स्पॉन्सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। रिडेम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड परचेज इनटू अनदर इन अ कंबाइंड ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डैश। अभी क्या होगा? अब देखिए इसी सवाल को ट्रू फॉल्स के रूप में भी बोला जा सकता है, या फिर ए एंड बी के रूप में बोला जाएगा, या फिर ए, या फिर ओनली बी, या ओनली ए एंड सी, इस तरह से घुमा के बोल सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आप सवालों को समझ पाएंगे कि हाँ इसका करेक्ट पूछना क्या चाह रहा है। रिडेम्पशन मतलब होता है पैसा निकालना, सिंपल। अगर हम पैसा लगाते हैं एज ए इन्वेस्टर हैं, तो हम किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं, जो पैसा हम वापस ले लेते हैं एज ए इन्वेस्टर, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। परचेज मतलब वापस हम पैसा लगा दिए। तो इसमें किस में होगा? एक स्कीम से दूसरे स्कीम में उसको जाने को, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जरा बताइए? द करेक्ट आंसर इज स्विच बोलते हैं इसको। एक स्कीम से दूसरे स्कीम में लगाना, एक जगह से पैसा निकाले, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास पहले इक्विटीज में है या फिर पहले डेप्स में है, वहां से निकालेंगे हम, उसमें लगा देंगे पैसा, तो उसको स्विच बोलते हैं। उस पोर्टफोलियो को हम स्विचिंग ऑफ पोर्टफोलियो बोलते हैं, या फिर हम एक दूसरे से दूसरी जगह पैसा लगाने को बोलते हैं स्विचिंग, मतलब ट्रांसफर करना एक तरह से। अब देखिए नंबर 10 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? डे टू डे अफेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज मैनेज्ड बाय, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी, या फिर आरटीए। कौन सा उत्तर सही होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज एएमसी। एएमसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो चलिए आगे चलते हैं। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Mutual funds are constituted as trust in India. Who are beneficiaries of trust? तो ये पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट इसमें होते हैं इंडिया में, इसमें बेनिफिशियरी किसको बनाया जाता है? एम्प्लॉय को, डिस्ट्रीब्यूटर को, यूनिट होल्डर को, या फिर ट्रस्टीज को? द करेक्ट आंसर इज यूनिट होल्डर्स। सो करेक्ट आपका इसका आंसर हो गया यूनिट होल्डर्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। हु हैंडल्स द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड? इसमें पूछ रहा है जो दिनचर्या, डेली की दिनचर्या होती है म्यूचुअल फंड में, उसका कामकाज कौन संभालता है? ये सवाल है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, या यूनिट होल्डर्स? क्या आंसर होगा बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, राइट। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ही ये सारा काम होता है, जो कि ये डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 13, whose job is to track the various corporate actions like bonus, dividend, or right issue in companies where the mutual fund scheme has invested? अब इसमें पूछ रहा है कि किनका काम है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि वेरियस कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब होता है जब जैसे बोनस इशू होते हैं या डिविडेंड इशू की जाती है इन्वेस्टर्स को, वहां पे इस तरह का काम कौन संभालता है, किसके देखरेख में होता है, ये सवाल है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, कस्टोडियन, ऑडिटर्स, या यूनिट होल्डर्स? द करेक्ट आंसर इज कस्टोडियन। कस्टोडियन इज द करेक्ट आंसर, आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी मस्ट बी डिपेंडेंट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट कैन नॉट बी रिटेन इन हाउस। इसमें पूछ रहा है कि आरएनटी एजेंट्स जो होती है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, मस्ट बी कंप्लीटली ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट कैन नॉट बी रिटेन इन हाउस। मतलब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या ट्रू और फॉल्स इसमें पूछ रहा है। तो क्या होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। द करेक्ट इसका आंसर जो है ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विथ विच एजेंसी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड? ये तो बहुत आसान सा सवाल है।
बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं इसका, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी एजेंसी है जिसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं, उस एजेंसी का नाम क्या है। देखिए सवाल बहुत इजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर सोचिए फिर जवाब दीजिए अगेन। ओके, सो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेबी, फंड अकाउंटिंग टीम, डिपॉजिटरीज या एएमएफआई। बताइए क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज एम्फी। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने सेबी को सेलेक्ट कर लिया होगा, बट ये सेबी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एम्फी इज द एजेंसी, राइट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, इन इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एम्फी इज नीदर रेगुलेटरी बॉडी नॉर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो सवाल है ये देखिए थोड़ा समझिए पहले क्या बोल रहा है। एम्फी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। अब बताइए एम्फी के बारे में अगर पता होगा तो बताइए थोड़ा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शंस देखिए क्या, ट्रू फॉल्स, आई विल नॉट आंसर, आई डू नॉट वांट टू आंसर, ये आई डू नॉट वांट तो दे नहीं सकते, तो ट्रू और फॉल्स ही आपके पास ऑप्शन है ना। चलिए बताइए क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे चलते हैं। 17 what is the minimum percentage of net worth of AMC to be constituted by sponsorer। इसमें पूछ रहा है कि AMC के जो मिनिमम नेटवर्थ है, मतलब वो अगर एएमसी बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितना निर्धारित किया गया है, क्या होना चाहिए उसके लिए। 40%, 60%, 45% और 65%। द करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज 40%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स गो question number 18, who among the following ensures compliance with SEBI regulations and defines function of AMC। इसमें क्या पूछ रहा है, इन चारों में से कौन ऐसा है जो सेबी के कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं कंप्लायंस, और या फिर रेगुलेटरी डिफाइनिंग जो फंक्शन होती है, जो फंक्शंस को डिफाइन करती हैं एएमसीज के, ये कौन करते हैं, स्पॉन्सरर, कस्टोडियन, ट्रस्टी या डिपॉजिटरी। द करेक्ट आंसर इज ट्रस्टीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रस्टीज होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हु मेक्स द एप्लीकेशन ऑफ सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब ये देखिए सवाल बहुत इजी सवाल है, क्या बोल रहा है, सेबी में एप्लीकेशन कौन करता है ये पूछ रहा है इसमें, राइट। म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के लिए कौन करता है बताइए, स्पॉन्सर करता है या रजिस्ट्रार करता है या कस्टोडियन करता है या बोथ बीएनसी। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, राइट। क्या होगा सवाल का आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज स्पॉन्सर, द करेक्ट आंसर इज स्पॉन्सर। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेटेड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन रेटेड की जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड्स या ऑल ओवर। तो इन चारों में से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, देखिए बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो किसी की मान्यता को दर्शाती है कि भाई हाँ भाई ये इस कंपनी को डेब्ट में हो या इक्विटी में हो या फिर कोई भी इसमें हो, तो बहुत सारी कंपनी की रेटिंग्स करती है वो, राइट। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ऐसे वजह से केआर हो गया या फिर इकरा हो गए, है ना, ये सब एजेंसीज है, क्राइसिल हो गया, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो इनमें पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। द करेक्ट आंसर इज डेप्थ फंड। द करेक्ट ऑप्शन में हो जाएगा डेप्थ फंड, याद रखिएगा। आई होप आपको 20 आंसर्स मैंने आज को क्लियर कराया, इसमें काफी सारे मैंने आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन से भी बताया, बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की, राइट। प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से। और चलिए हम लोग का 20 जो क्वेश्चंस का आंसर था यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तो आपका काम खत्म हो गया कि भाई हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस पढ़, लेकिन 20 क्वेश्चन से ये चैप्टर 3 का हुआ, राइट।
इसमें आपको बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस कराया गया है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हाँ चैप्टर 3 में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। मैं आने वाले वीडियोस में ये भी कोशिश करूंगा कि आपको और भी ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स के क्वेश्चंस पढ़ाए जाए। मैं एक और वीडियो अभी आने वाला हूँ जिसमें टोटल चैप्टर्स के मिक्स वाले और बहुत ही रिपीटेटिव या क्रिटिकल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आजकल NSM 5A में, टोटल चैप्टर्स को मिला के वो भी एक वीडियो अभी आने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मेरे स्टूडेंट जो अभी एग्जाम्स देने वाले होंगे उनको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको विश यू गुड लक बोलता हूँ, ताकि अपना प्रिपरेशन अच्छा से करिए और एग्जाम में पास होइए। एग्जाम में पास होने के बाद मेरे को बिल्कुल बताइएगा कि आपके एग्जाम्स कैसा गया और आप के मार्क्स कैसे आए, ठीक है। तो काफी सारा लव अप्रिसिएशन देने के लिए मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है जहाँ पे आपको बहुत आसान शब्दों में, बहुत बेसिकली चीजों में, देखिए क्वेश्चंस तो आपके होंगे लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आपको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ में आता है कि हाँ इसका सवाल का आंसर ये होगा, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है ना। मेरी ये ऑलवेज मेरी ये आज के चाहे बोल लीजिए, मैं ये टीचर के हिसाब से या फिर ट्रेनर या कोच के हिसाब से मेरी ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले इससे, राइट। चलिए आगे हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पड़ाव में, और ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। आप अगर किसी भी तरह से